नमस्कार रेडियो मेरी आवाज के सभी श्रोताओं को और रेडियो मेरी आवाज को यूट्यूब पे देखने वालों को। और आज जिस तरह अगर हम बात कर रहे हैं कि नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और नवरात्रों में हमारा एक स्पेशल एपिसोड जो चल रहे हैं वो मातृ शक्ति के ऊपर, महिला शक्ति के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हम उनमें लोगों को बता रहे हैं कि कितनी महिलाओं की जो शक्ति को हम पूजते हैं नवरात्रों में, वो महिला कौन कौन है जिनको हम कहेंगे पूजनीय हैं। और मैं एक चीज और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हम किसको और भी पूजते हैं। हम पूजते हैं शिव के इस रूप को जिसको हम अर्धनारीश्वर भी बोलते हैं, जिसमें शिव आधा पार्वती का रूप होते हैं और आधा शिव होते हैं। उसको अर्धनारीश्वर रूप को हम पूज रहे होते हैं। बहुत सारी जगह अगर हम देखें हमारे वेद पुराण में और अलग अलग हमारे साहित्य में हम देख रहे हैं कि हम किस तरीके से पूजते हैं उनको। और आज हम आपके बीच में उस शक्ति को लेके आ रहे हैं जहां पे उन्होंने अपने आप को प्रूव तो किया ही है अपनी मेहनत को, लेकिन उनको एक जगह और भी प्रूव करना पड़ा है। और उसके लिए शायद बहुत बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। वो हिम्मत हम में, आप में, कम से कम मुझ में तो नहीं है। मैं अपने ऊपर अगर मान के चलूं कि शायद अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो शायद मैं इतनी हिम्मत ना दिखा पा रहा होता। बहुत मुश्किल हो जाती है जब आप सोसाइटी से एक बच्चे को लड़ता हुआ देखते हैं और वो बच्चा उस सोसाइटी से लड़के अपने आप को प्रूव करता है और एक ऐसे मुकाम पे पहुंचता है जिसके लिए हर इंसान चाहता है कि हम वहां पे हों। तो आज मैं ज्यादा और समय ना लेते हुए और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं डॉक्टर अस्का शेख जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार अमित जी। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सभी रेडियो के श्रोताओं को कि डॉक्टर अस्का शेख जो हैं वो ट्रांसजेंडर हैं और डॉक्टर साहब को ये बात बताते हुए कतई भी कोई हिचक नहीं है। वो खुल के सोसाइटी में सबके सामने आए, पर इस चीज को बताने में, क्योंकि मैं तो मानता नहीं हूं कोई कमी है, मैं तो मानता हूं मेरी तरफ से तो मैंने बताया कि हम तो अर्धनारीश्वर की पूजा करने वालों में हैं। हम उस शिव के उस रूप को पूजते हैं। पर सोसाइटी आज भी अगर हम देखें इंडिया के अंदर, अब्रॉड में भी, कि बहुत सब लोग वो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। वो एक अलग ही तरीके से देखते हैं हम लोगों को, इनको, जहां पे हम बात कर रहे होते हैं ट्रांसजेंडर्स के बारे में। तो मैम, सबसे पहले अस्का जी, डॉक्टर अस्का, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मैं पूछना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले कब पता चला कि आप ट्रांसजेंडर हैं? मैम, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और सभी ऑडियंस जो इस वक्त सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि दुनिया में इतने सारे काम हैं वो छोड़कर आपको इस चीज में दिलचस्पी है और जो है आप हमारी इन बातों को सुनना चाह रहे हैं। मेरा नाम अक्सा शेख है और मेरा जन्म मुंबई में हुआ था। अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं तो मैं उनकी तीसरी संतान हूं। मेरे 2 बड़े भाई हैं और जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे परिवार ने मुझे एक लड़के के रूप में पाला। और मेरे ख्याल से 3 या 4 साल की उम्र होगी जब मुझे इस चीज का अंदाजा होना शुरू हुआ कि मुझे ये जो लड़के की तरह पाल रहे हैं, लेकिन मैं उस तरह से आइडेंटिफाई नहीं करती हूँ। मैं शायद अलग हूँ दूसरों के मुकाबले और मेरी रुचि जो थी वो ज्यादा लड़कियों के साथ खेलने में और समय बिताने में थी। लेकिन 3-4 साल की उम्र ऐसी नहीं होती कि कोई भी बच्चा इस चीज को एक्सप्लेन कर सके या इवन इस पे खुल के बात भी कर सके जी। तो वो एक उम्र थी। तो बचपन पूरा इस जद्दोजहद में गुजरा कि मेरी आइडेंटिटी क्या है और मैं जो फील कर रही हूँ वो दूसरों से अलग क्यों है। जी जी जी। तो मैम, जब आप स्कूल में थे तो स्कूल के अंदर मैम, जब स्कूलिंग आपकी शुरू हुई तो आपने मुंबई से ही किया, ऑब्वियसली आप मुंबई में रहे हैं। तो मैम, स्कूलिंग के दौरान जब आपको और आपके जो कलीग्स थे
उस टाइम पे आपको क्या महसूस हुआ कि आपको कुछ उनसे मतलब क्या बिहेवियर की एक्सपेक्टेशंस आपकी थी और आपको क्या बिहेवियर मिला मैम उधर से, टीचर्स का भी मैम साथ में? मेरी स्कूलिंग एक ऑल बॉयज स्कूल में हुई, तो जी उससे ही एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना वो मुश्किल दौर रहा होगा। बिल्कुल अक्सर हम सबकी बिल्कुल बचपन की बहुत ही खूबसूरत यादें होती है और हम चाहते हैं कि हम दोबारा बचपन के उस दौर में बिल्कुल लौट जाएं, खास बिल्कुल तौर से जो बिल्कुल। स्कूल का टाइम होता है। लेकिन मेरे जी लिए जी वो बिल्कुल ही कोई ऐसे याद रखने वाला वक्त नहीं रहा, क्योंकि काफी मुश्किल वक्त था। आई वॉज इन एन ऑल बॉयज स्कूल, और वहां जी पे कोई भी ऐसा नहीं था जिसको मैं अपने मन की बात बता सकूं, जिसको मैं इस बारे में कुछ भी बोल सकूं। जी तो मेरे कोई दोस्त नहीं थे स्कूल्स में। और होता ये था कि अक्सर लोग जो हैं वो रिसेस की घंटी का वेट कर रहे होते हैं, जी। लेकिन मेरे साथ ये था कि काश रिसेस ना हो, सीधा मैं यहाँ से घर चले जाऊं। ओके। इनफैक्ट मुझे याद है कि रिसेस में मतलब 30-40 बच्चों की क्लास में सभी लोग जो हैं वो प्लेग्राउंड में पहुंच जाते थे, लेकिन मैं अकेले क्लासरूम में पूरे रिसेस के वक्त बैठती थी। और कुछ और मतलब किसी चीज में रुचि नहीं हो पाती, क्योंकि लड़कों के साथ खेलना या रिसेस में टाइम बिताने में मुझे कोई रुचि नहीं थी। तो मेरा जी वो वक्त भी पूरा क्लास में गुजरता। इवन वॉशरूम यूज करना, क्योंकि ऑल बॉयज स्कूल थी तो आप समझ सकते हैं। जी तो जी रिसेस में मेरे लिए वॉशरूम यूज करना मुश्किल था, तो मैं क्लास में ही जनरली जो है अपने टीचर से परमिशन लेके जाती थी। और देखिए, स्कूल टीचर्स का जहां तक सवाल है, अनफॉर्चुनेटली अगर हम मेरे जमाने की बात करें, मेरे बचपन की, तो बिल्कुल ही सेंसिटाइजेशन नहीं था इस जी टॉपिक पे कि जो स्कूल टीचर्स हैं वो ऐसे बच्चे जो कि सेक्सुअल या जेंडर माइनॉरिटीज को बिलोंग करते हैं उनको ये जी आइडेंटिफाई करें या उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। तो जी अक्सर हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स ये होते थे कि ये कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे करते हैं और ये समय के हाँ साथ अपने आप ठीक हो जाएगा, तो हम जनरली इसको इग्नोर करते जी हैं जी रादर देन इसको समझने की कोशिश करें या उस बच्चे को हेल्प करने की कोशिश करें। तो जी ये जो वक्त था स्कूल का, स्पेशली अगर हम हायर स्टैंडर्ड्स की बात करें, 5th 6th 7th के बाद जी जब प्यूबर्टी आ जाती है, जी और एक एक वो दौर होता है कि जब सेक्सुअल अट्रैक्शन वाला फेज स्टार्ट हो जाता है, और वो दौर बहुत ही ज्यादा मेरे लिए मुश्किल रहा। और इसलिए मैंने अपना पूरा फोकस जो है वो पढ़ाई के ऊपर लगाया, जिसकी बनिस्बत ये हुआ कि मैं जो हूँ स्टेट मेरिट लिस्ट में थी 10th स्टैंडर्ड में, एंड इवन इन 12th आई वाज इन द टॉप 100 इन मेडिकल एंट्रेंस, जिसकी वजह ओके। से देश के वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो पाया। हालांकि वो एक सक्सेस भी है, लेकिन उसके साथ एक वो भी चीज है कि हमने अपना बचपन एंजॉय नहीं कर पाए। चुभन चुभन एक है। बिल्कुल मैम आप बिल्कुल। वहां पे मुंबई के टॉप मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ, आपने पीजी भी उधर से ही किया, टॉप मेडिकल कॉलेज है, हम बात करेंगे कि इंडिया के एशिया में भी उसका बहुत नाम है। तो मैम मेडिकल कॉलेज के अंदर जाने के बाद में उधर भी क्या आपको इसी तरीके से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, या उधर कुछ आपको लगा कि जो आपके कलीग्स थे वो आपके सपोर्ट में थे, आपके साथ थे, या सभी लोग या कुछ ऐसे थे जो कि आपके सपोर्ट में थे? मैम क्या सीन क्या रहा उधर का आपका? अगर मैं मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल शुरुआती दिनों की बात करूं, जब फर्स्ट ईयर होता जी। है, तो रैगिंग का टाइम। रैगिंग का टाइम, बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे बहुत ही ज्यादा खौफ था एक इंटरेक्शन भी करने से। रैगिंग तो मतलब बहुत दूर की बात है। तो जी मुझे याद है कि मैंने शुरू के कई महीने अपने क्लास और लैब और डाइसेक्शन हॉल के अलावा कहीं और कदम नहीं रखा। जी ना किसी लाइब्रेरी में भी आई यूज्ड टू अवॉइड गोइंग। मैंने इसीलिए मुंबई में एडमिशन लिया ताकि मुझे हॉस्टल में ना रहना पड़े, क्योंकि बॉयज हॉस्टल जी में रहना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। जी तो वो एक समय जो था ना, वो हर वक्त आपका खौफ में गुजरता था कि कहीं जी किसी को अलग लग गई मैं तो क्या होगा, है ना। तो जी वो एक जी डर में हमेशा रहा। और उस वक्त भी मैंने किसी से शेयर नहीं किया था, अगर मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात करूं। और उसके अलावा जो एक स्ट्रेस था मेडिकल कॉलेज में होने का, वो तो अपने जो है बिल्कुल इट ऑब्वियसली। वाज इंक्रीजिंग। क्योंकि आप जी समझिए कि जिस कॉलेज में मैं थी, वहां पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट आते हैं। जी और आप स्कूल में फर्स्ट रैंकर होते हो, आप मेरिट रैंकर होते हो, और जैसे ही आप मेडिकल कॉलेज में जाते हो, आप देखते हो कि आपके जैसे तो यहाँ 150-200 और हैं। और उस वक्त आपके पेरेंट्स को लगता है तुम तो स्कूल में हमेशा फर्स्ट आते थे, तो अब क्या हो गया। जी और आप उनको जी नहीं समझा पाते हो कि मेडिकल की स्टडी कितनी ज्यादा स्ट्रेसफुल है, कि उसमें सिर्फ सरवाइव भी अगर आप कर जाओ तो ये अपने जी आप में एक सक्सेसफुल चीज।
लेकिन ये इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था अमित जी कि मेरा बीपी जो है वो शूट करने लग गया था। एंड बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर, जब मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी, उस वक्त मेरा बीपी 160/100 था, ओके। जिसके तहत मैंने मेडिकल कंसल्टेशन लिया। एवरीथिंग जी। वाज नॉर्मल, नेचुरली इट वाज, आई वाज हैविंग लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस। लेकिन उस दौरान स्ट्रेस मेरी थी। एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से बात हुई, जी। और उस वक्त पहली बार जिंदगी में किसी डॉक्टर ने या किसी भी व्यक्ति ने जो है वो मेरे सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी के बारे में सवाल पूछा। जी। और मैंने कहा वाह, इसी का तो मैं इंतजार कर रही थी, कोई पूछे इसके बारे में। तो जी। उन्होंने पूछा, लेकिन मैंने देखा कि वो खुद इससे ये पूछने में कंफर्टेबल नहीं थे, इस पे बात करने में कंफर्टेबल नहीं थे। उन्होंने जी। अपने सीनियर से मुझे मिलवाया, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि देखो बच्चे, तुम एबनॉर्मल नहीं हो, तुम एक नॉर्मल का हिस्सा हो, लेकिन क्योंकि तुम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जाके साइकियाट्री में दिखाओ, ताकि तुम्हारा स्ट्रेस जो है वो तुम मैनेज कर सको। जी। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एंटर्ड दी साइकियाट्री का ओपीडी, जिसमें अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हम यहाँ चले जाएं तो हमको पागल का लेबल दे दिया जी। जाएगा। जी। 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 और वहां पे एंड आई आज भी मैं अपने जो है उन डॉक्टर से टच में हूँ, क्योंकि वो भी एक मेडिकल टीचर है, मैं भी एक मेडिकल टीचर हूँ। डॉक्टर हेनल शाह हैं। ओके। उन्होंने इतना ज्यादा सपोर्ट किया, और उस दौरान जो 1-1.5 महीने मेरी काउंसलिंग हुई, उसमें मुझे अपनी जी। असली पहचान से जो है मैं रूबरू हुई। कि क्योंकि उस वक्त मुझे लगता था कि मे बी आई एम अ गे मैन, और जी। जबकि मैं नहीं आइडेंटिफाई करती थी गे मैन से। और हम अक्सर मूवीज में भी देखते हैं कि जो पिक्चराइजेशन है वो या तो हिजड़ा जी कम्युनिटी हाँ। का है या गे मैन का है, और मैं इन जी। दोनों ही ग्रुप से नहीं आइडेंटिफाई करती थी। तो एक मुझे नई आइडेंटिटी वहां पे मिली, नई पहचान मिली, नई दिशा क्या मैं अपनी चुन सकती हूँ आगे फ्यूचर में, वो समझ में आया। और जी। एक बहुत ही, जैसे हम कहते हैं ना, एक आपका जो है पुनर्जन्म होता है, क्योंकि अब आपको पता है जी। कि आप कौन हो। वरना जी। ये पिछले 20 साल पूरे इसी असमंजस में गुजरे थे कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो ये मेडिकल कॉलेज में बहुत ज्यादा जो है वो सपोर्ट मिला। हालांकि ये हमेशा गम रहेगा कि मेडिकल कॉलेज भी मैं एंजॉय नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ जो स्टूडेंट्स थे अनफॉर्चुनेटली वो इतने सेंसिटाइज नहीं थे जी। इसके जी। बारे में। तो मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से शेयर किया, लेकिन वो हम्म। बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थे हम्म। इसको समझने के लिए। और उनका बस यही था कि ओके, हमने सुन लिया, लेकिन अब आगे इसके बारे में बात नहीं हो पाएगी। तो ये बड़ा चीज बड़ा वो रही। और मैं समझती हूँ इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं कि हमने ही अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को शायद इस बारे में जागरूक नहीं किया हुआ है। मैम, जागरूक मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, अगर कायदे में अगर हम देखें कि सोसाइटी आज की तारीख में अगर हम देखें, हम अपने बच्चे को बता के चले कि अगर इतना सेंसिटिव हमें होना पड़ेगा। जी, तो मैम मैं तो यही मानता हूं कि बहुत हमारे को बचपन से ही अपने बच्चों को ये समझा के चलना पड़ना चाहिए कि हमें उसे बताना चाहिए कि अपने साथ वाला है, जरूरी नहीं है हम उसके बाद किसी भी, हम अपने साथ वाले की हर सेंसिटिव बात को दिल से सोचना समझना, और उसको हमारे बच्चे को हमने खुद ये ट्रेन करना चाहिए, समझाना चाहिए कि उसको मजाक नहीं बनाना है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करो, तभी वो आपकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेगा। अगर ये चीज हम बच्चे को बचपन से समझा के चलें तो शायद सोसाइटी बहुत अलग हो। लेकिन अभी क्या होता है मैम, इस बारे में तो खैर अब बात ही नहीं करते, हम किसी और भी बारे में बात करें अपने बच्चों से, तो वो भी हम इस तरीके से बात कर रहे होते हैं कि वो हमारे को देखते हैं कि अगर हम मूवी के अंदर सपोज कोई, कई बार ऐसा होता है कि बड़ा सीन को हम देख के, जबकि उसके लिए हमें सेंसिटिव होना चाहिए था, वहां पे हम एज ए ह्यूमर उसको ले लेते, तो बच्चा हमारे से वही चीज सीख रहा होता है। तो मैम, आप केईएम हॉस्पिटल में थे, और केईएम हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल जिसको माना गया इंडिया में, बड़ी रेपुटेशन है। उसके बाद में आपने पीजी किया, केईएम से ही आपने पीजी भी किया। मैम, आप डब्ल्यूएचओ के साथ में भी जुड़े हुए हैं, आप रिसर्चर हैं उधर उनके। उसके बाद में आपने, अगर हम देखें कि आज की तारीख में आप एक इकलौते ट्रांसजेंडर नोडल ऑफिसर हैं कोविड की, कोरोना की। तो मैम, ये जो हुआ, आपने कब, मतलब आपको अभी अगर आज आप देखते हैं, क्योंकि आज आप वहां पे हैं, कोविड के नोडल ऑफिसर हैं आप वहां पे दिल्ली में, और आप पब्लिकली डील कर रहे हैं वहां पे लोगों को, अभी पब्लिक आपको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है? जैसे आपने बताया कि ये मेडिकल फील्ड वाला जो सफर है ये काफी लंबा है। मेरा एमबीबीएस में एडमिशन 2000 में हुआ था।
आज 2021 है। तो ये जो जी। पिछले 2 दशकों का सफर है, एंटरिंग इनटू मेडिकल कॉलेज एज अ स्टूडेंट, और आज मैं खुद मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती हूँ। मैं जी। एसोसिएट प्रोफेसर हूँ कम्युनिटी मेडिसिन की। उसके अलावा जी। जैसे आपने बताया कि आई एम द ओनली ट्रांसजेंडर पर्सन हु इज अ नोडल ऑफिसर ऑफ कोविड जी। वैक्सीनेशन सेंटर। उसके अलावा वैक्सीन ट्रायल्स, स्पुतनिक वैक्सीन ट्रायल में रिसर्चर हूँ। WHO के साथ में कोविड के ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं। जी। जी। तो आज देखिए, मुझे लगता है कि ट्रांस व्यक्तियों के लिए सक्सेसफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग आपकी आवाज तभी सुनते हैं जब आप कहीं ना बहुत कहीं ऊंचे से आप बोल रहे हो। सक्सेसफुल हो जाएं, जी। जी। है ना। लोगों को अपनी आवाज सुनानी पड़ती है, और जी। उसके लिए कई बार मुझे लगता है कि सक्सेसफुल होना जो है वो एक प्रिविलेज हो जाता है, कि जिसकी वजह से आपकी आवाज पहुंचती है। मुझे याद है कि मैंने एक ट्वीट किया था छोटा सा कि कैन आई ले क्लेम टू बी द ओनली ट्रांसजेंडर पर्सन टू बी अ नोडल ऑफिसर ऑफ अ कोविड वैक्सीनेशन सेंटर। जी। और उसके जी। बाद नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे कवर किया, फिर एनडीटीवी ने कवर किया, क्विंट, एंड ये सारे मीडिया हाउसेस। जी। जी। मैं कोई अलग व्यक्ति नहीं हूँ, मैं वही व्यक्ति पहले भी थी उस ट्वीट के पहले, मैं वही व्यक्ति उस ट्वीट के बाद भी हूँ। लेकिन कई जी। बार जो ये है कि हमारे आसपास इतने सारे ट्रांस व्यक्ति हैं जो अच्छा काम जी। कर रहे हैं या जो स्ट्रगल भी कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनकी तरफ ध्यान नहीं आकर्षित अपना कर पाते हैं। तो मेरी जी। एक कोशिश है, चाहे वो वैक्सीनेशन सेंटर से हो या थ्रू सोशल मीडिया हो, कि मैं जो है लोगों को जागरूक करूं, खास तौर से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संघर्ष के बारे में। जी। साथ ही में मैं चाहती हूं कि मैं एक ऐसी उनके सामने एक इमेज प्रेजेंट करूं कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो है वो सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। वो जी। दूसरों के लिए एक सोर्स ऑफ सिर्फ इंस्पिरेशन या मोटिवेशन नहीं, बल्कि वो दूसरों की भी लाइफ बेटर कर सकते हैं। अपनी लाइफ तो जी। कर ही सकते हैं, दूसरों की भी कर सकते हैं। जी। वरना अक्सर देखिए होता यह है अमित जी कि हमारे समाज में लोगों की जो छवि है वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की वो ये है कि जो सिग्नल पे भीख मांग रहे हैं किन्नर समाज के लोग, या जो शादियों में जी। डांस कर रहे हैं, जी। या जी। इनफैक्ट ये भी सोचा जाता है कि ये लोग क्रिमिनल्स हैं, ये बच्चों को अगवा कर लेते हैं, ये जी। ट्रेन में लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं। तो ये एक जो जी। इमेज बनी हुई है और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। तो मुझे लगता है कि वो सारे ट्रांस ट्रांस व्यक्ति जो कि सक्सेसफुल हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो जितना हो सके अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाएं, जी। ताकि लोग जो हैं वो ट्रांस लोगों को इस तरह से भी देखें। और मैं इसमें जी। एक बहुत ही पर्सनल चीज ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, हमारे पेरेंट्स के लिए या हमारी फैमिलीज के लिए, या वो किसी भी फैमिली जिसमें एक ट्रांस बच्चे का जन्म होता है, ये एक्सेप्ट करना कि उनका बच्चा ट्रांस है, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, जो शायद वही लोग समझ सकते हैं जिनके घर जो में जी। कोई ट्रांस जी। बच्चा या व्यक्ति हो। जी और मैम। एक जो रीजन होता है कि क्यों वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं अपने बच्चों को उनके रियल आइडेंटिटी में, वो ये भी है कि वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य क्या है। जी। हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य अच्छा हो, वो उनका नाम जो है वो आगे ले जाएं, क्योंकि जब बच्चे जी। आपके सक्सेसफुल होते हैं तो उस चीज में आपको प्राइड महसूस होता है। लेकिन लोग सोचते हैं अगर जी। मेरा बच्चा एक किन्नर बनेगा या मेरा बच्चा हिजड़ा समाज ज्वाइन करेगा तो वो मेरे लिए भी ना अच्छा नहीं होगा, मेरे बच्चे के साथ तो जो होगा सो होगा। तो ये रीजन है जी। क्यों लोग जो है इस आइडेंटिटी को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। और इसलिए मेरी ये कोशिश है कि जो दूसरे पेरेंट्स हैं, अगर उनके ट्रांस बच्चे हैं और वो मुझे देखें तो कहें कि नहीं, हमारे बच्चे को जरूरी नहीं कि वो जाके सिग्नल पे भीख मांगे, बल्कि वो जी। डॉक्टर अक्सा की तरह जो है वो फेमस और सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, एक अच्छे व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो यही मेरी जी। कोशिश है, ताकि जो दूसरे ट्रांस पेरेंट्स हैं वो कम से कम अपने बच्चों को एक्सेप्ट करें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। क्योंकि आपको देखने के बाद में मैं ये मान के चलता हूँ कि शायद बहुत सारे लोग जो कि अभी, क्योंकि मैम मेरा अभी जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है सोसाइटी में, लोग बात छुपाते हैं। जो माँ बाप हैं वो तो छुपा ही रहे हैं, वो बच्चा भी, या वो मेल या फीमेल जिसको भी हम कहें, जो वो पर्सनालिटी है, वो भी खुद छुपा रहा होता है उसको। वो बताना नहीं चाहता सोसाइटी में, क्योंकि उसको लगता है कि मैं बताऊंगा तो मैं एक हंसी का पात्र बन जाऊंगा, लोग बाग मेरे ऊपर कमेंट्स करेंगे, ह्यूमर करेंगे। तो शायद ये एक चीज है, और आपको देखने के बाद में हमें लगता है कि शायद उन लोगों को वो शक्ति मिले, वो सामने आके खड़े हों और वो लोगों को कहे कि हाँ मैं ट्रांस हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं सोसाइटी का एक बहुत मजबूती से साथ देने वाला और सोसाइटी के लिए करने वाला और सोसाइटी का एक हिस्सा हूं। और मैम आपने प्रूव किया है
आपने प्रूव किया है इस चीज को। और मैं बड़े बड़े उससे कह रहा हूँ, आप बहुत प्यारे हैं। आपको देखने के बाद में कोई भी इंसान, मैं आपको केवल प्यार ही आएगा आपको देखने के बाद में, एक बहुत इज्जत आएगी, प्यार आएगा आपको देखने के बाद में, जो मैं खुद फील कर पा रहा हूं, जो मुझे लग रहा है। और मैम, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, आपने हिम्मत दिखाई, तो आप एक माइलस्टोन तो आपने खड़ा कर दिया है लोगों के लिए कि हाँ, ये ऐसा बन सकते हैं आज की तारीख में। और मैं चाहूंगा कि सब लोग सामने आए और बात करें। पर मैम, जैसे अगर हम बात करें ट्रांस फैमिली, अभी आपने बात करी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे पढ़ नहीं पाए, गरीबी में रहे, या उनकी सिचुएशन उस टाइम पे ऐसी रही कि वो उनको आज नाचना पड़ रहा है शादी में, या उनको भीख मांगनी भी पड़ रही है, ट्रेन्स में भी वो बेचारे इस तरीके से कर रहे हैं। उन लोगों के लिए आपको क्या लगता है? वो एक कम्युनिटी हम बात करते हैं, क्योंकि अभी हमारे को अगर हम देखें तो बहुत सारी मिथ्स और वो सब हमारे दिमाग में रहते हैं कि वो लोग बच्चा ले जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ये बच्चा ट्रांस है तो वो खुद अपने आप आएंगे घर पे और बच्चे को जबरदस्ती ले जाते हैं। एक ये भी एक बहुत बड़ी चीज सुनने में आती है, इस वजह से भी लोग बाग दबाते हैं चीजों को। दूसरा ये कि आप उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल मैसेज या आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं कि वो अभी उस स्टेज से हटके कहीं कुछ आए, या आपने कुछ प्लान ऐसा किया है कि उनके लिए कि हम आगे जाके उन लोगों को जो कि अभी कुछ कर नहीं पाए और उनको ये सब करना पड़ रहा है, तो वो ये ना करके वो कुछ और प्रोडक्टिविटी की तरफ जा सके? मैम जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, एक हिजड़ा और किन्नर समाज जो है, ये हमारी एक सोशो कल्चरल आइडेंटिटी है। और जो भी इसको ज्वाइन करना चाहे एक ट्रांस व्यक्ति, वो उसकी मर्जी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी को मजबूरी में वहां ज्वाइन करना पड़ रहा है और वो उसमें इंजॉय नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ को जिस तरह से वो जीना चाहते हैं, तो ये कोई अच्छा विकल्प नहीं माना जाएगा। मुझे लगता है कि ये सभी, जहां तक जिम्मेदारी की बात है, तो ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की तो जिम्मेदारी है ही, और मैं अपनी भी मानती हूँ और अपने समाज के दूसरे भी लोगों की मानती हूँ कि वो सामने आए, चुनौतियों का सामना करें और जितनी पॉसिबल हो उतने विजिबल रहें। हालांकि हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ सरवाइव करना भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है। तो हम समझ सकते हैं कि कुछ लोग नहीं सामने आना चाहते हैं, लेकिन जो आ सकते हैं वो जरूर आए। लेकिन साथ ही साथ जो बाकी का भी समाज है, उसकी एक बहुत अहम जिम्मेदारी है कि वो इस इश्यू को समझें, और अगर फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं तो कम से कम हार्म तो ना पहुंचाएं ऐसे लोगों के लिए। एंड व्हेन आई से हार्म, इट कुड बी सिंपली आप किसी किन्नर व्यक्ति पे अगर हंसते भी हैं सड़क के ऊपर, या उनको देख के आप अपने कार का शीशा ऊपर कर लेते हैं, तो ये इटसेल्फ जो है वो बहुत बड़ी एक चीज होती है कि आपने कितना दर्द पहुंचा रहे हैं। जहां तक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के वेलफेयर के लिए सवाल है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार इसी चीज को दोहराती हूँ कि अपने आप को विजिबल करना, और हर फोरम जो भी आपके लिए अवेलेबल हो उस पर जाके बोलना, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरी अक्सर कोशिश होती है, मेरी और मेरे साथियों की, कि हम जो भी फोरम्स अवेलेबल हो उन पे जाके बोलें और ट्रांस मुद्दों पे खुल के बात करें। इसके अलावा देखिए, इंडिया में लास्ट टू लास्ट ईयर 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो हमारे पार्लियामेंट ने पास किया, और इस एक्ट के तहत कुछ जो है हमें अधिकार मिले हैं कि एजुकेशन में या एम्प्लॉयमेंट में या हेल्थ केयर में ट्रांस व्यक्तियों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोई भी कानून उतना ही पावरफुल है जितना उसका इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि कानून तो हमारे देश में बहुत सारे हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो हमारी ये कोशिश है, और फिलहाल मैं खुद दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में इस पे काम कर रही हूँ कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम इम्प्रूव करें। और इसमें थोड़े बहुत जो है वो दिल्ली सरकार ने काम करने स्टार्ट किए। हालांकि मैं बिल्कुल साफ कहूंगी कि वो संतोषजनक काम नहीं कर रहे हैं अभी भी इसके ऊपर, लेकिन हमारी कोशिश उनके साथ जारी है। तो जैसे जितने भी डिसेबिलिटी वाले टॉयलेट्स हैं कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए हैं, उनको अब ये कर दिया गया है कि इवन ट्रांस व्यक्ति इन टॉयलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप्स के लिए आदेश निकाले गए हैं। हर अस्पताल में ट्रांस व्यक्तियों के लिए वार्ड बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने कहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो वो कर रहे हैं। इसके अलावा हमने दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को हमने एक एप्लीकेशन दी थी कि जो इंटरसेक्स बच्चे हैं
इंटरसेक्स बच्चे वो होते हैं जिनको जन्म पे आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये लड़का है या लड़की है, क्योंकि जी, उनके जो एक्सटर्नल अंग हैं या जो बाकी चीजें हैं जिनसे सेक्स डिटरमिन होता है, उसमें वो जी, मुश्किल हो रहा है और आप नहीं डिटरमिन कर पाते हैं कि बच्चा मेल है या फीमेल है। जी, तो अक्सर ऐसे बच्चों में उनके पेरेंट्स और कई बार उनके डॉक्टर्स भी इसमें शामिल होते हैं कि वो उस बच्चे को मेल या फीमेल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और अक्सर ये जो सर्जरीज होती हैं ये अननेसेसरी सर्जरी होती है, ये उस बच्चे की जान बचाने के लिए नहीं होती, बल्कि इसलिए होती है ताकि पेरेंट्स को ये दुविधा न रहे कि उनका बच्चा मेल है या फीमेल है, और वो खुशी खुशी जी, अनाउंस कर सके कि हमें तो लड़का हुआ है, ना कि जी, इंटरसेक्स बच्चा। लेकिन जी, प्रॉब्लम ये है कि इन सर्जरीज से उस बच्चे के बॉडी में काफी स्कारिंग हो सकती है, काफी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और वो लाइफ लॉन्ग को उसको झेलना होगा। जी, प्लस जेंडर एक अलग चीज है, हो सकता है जिस बच्चे को उन्होंने मेल बच्चे में कन्वर्ट किया वो आगे जाके अपने आप को एज अ फीमेल आइडेंटिफाई करे, जी, और तब ये सर्जरी जो है वो रिवर्स नहीं हो सकती। तो हमने हाँ, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को लिखा था और उन्होंने हमारी बात मानते हुए इसके ऊपर एक ऑर्डर निकाला जिसके तहत दिल्ली में इन सर्जरीज के ऊपर बैन लगाने के लिए उन्होंने सिफारिश की है। तो हमारी कंटिन्यूस कोशिश है कि अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग अवेयरनेस, हम ये भी कोशिश करें कि हम सरकार के साथ में लीगल लेवल पे एडवोकेसी करके ट्रांस जी, व्यक्तियों के लिए वेलफेयर के लिए काम करें। और जी, साथ ही में मैं बहुत सारे दूसरे एनजीओज के साथ में भी जुड़ी हुई हूँ जो कि ट्रांस व्यक्तियों के लिए काम करते हैं। हम्म, फिलहाल संगत इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जी, हम रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से ट्रांस व्यक्ति कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान अपनी हेल्थ केयर को एक्सेस कर पाए या नहीं कर पाए, क्या चैलेंजेस उन्हें आए। जी, तो ये एक जी, रिसर्च भी हम कर रहे हैं, तो इस तरह से काफी सारे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहूंगी कि मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूँ और जी, मैं उतना ही कर सकती हूँ जितना कर रही हूँ। तो ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि वो भी आगे आए और ट्रांस लोगों के लिए जीवन जो है वो थोड़ा जीने लायक बनाए। जी। मैम एक चीज में अभी आपने जैसे अभी मेरे से बताया कि मैम आपने बताया कि अलग टॉयलेट्स के लिए हम इस्तेमाल करने की बात हो रही है या मेडिकल कॉलेज के अंदर भी जहाँ पे या मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर हम बात करें तो अलग वार्ड की आप बात करें। तो मैम क्या आपको नहीं लग रहा कि इससे तो हम और उन्हें सोसाइटी से दूर कर रहे हैं? इससे तो वो सोसाइटी से और कट जाएंगे, बिल्कुल वो एक अलग कम्युनिटी हो जाएगी। मैम हमें कोशिश ये नहीं करनी चाहिए कि हम उन्हें उस सोसाइटी का हिस्सा बनाएं, ना कि उन्हें सोसाइटी से दूर करें। इसमें आपको क्या कहना है? बिल्कुल, बिल्कुल। और ये एक ऐसा इश्यू है जिसके ऊपर अक्सर लोग सवाल उठाते हैं कि ट्रांस व्यक्तियों को हम अगर अलग करेंगे तो क्या ये और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? जी, देखिए, हम इसको कहते हैं कि हमने जो अपना समाज है ना उसको बाइनरीज़ में बनाया है, कि हम या जी, तो मेल्स या फीमेल्स की ही बात करते हैं, हम बीच में जी, तीसरी कोई हमारे लिए जगह जो है वो संभव नहीं है। तो अगर जी, हम टॉयलेट्स की बात करते हैं तो मेल या फीमेल टॉयलेट्स हैं। उसके अलावा मेरे पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या अगर हम मेडिकल वार्ड्स की भी बात करें तो उसमें मेल वार्ड है, फीमेल वार्ड है, बच्चों का वार्ड है, लेकिन उसके अलावा कोई वार्ड नहीं। अब जी, ट्रांस व्यक्तियों में ये चीज समझनी जरूरी है, और क्योंकि अब हम डिस्कशन में आगे आ गए हैं तो आई थिंक ये राइट टाइम है इस पे बात करने का, कि कुछ जी, व्यक्ति ऐसे होते हैं, जैसे मैं एक ट्रांस पर्सन हूँ बट आई आइडेंटिफाई एज अ ट्रांस वुमन। वुमन, यानी कि जी मेरा मैम, जन्म जो है वो भले ही एज अ मेल शरीर में हुआ हो, मैं अपने आप को वुमन आइडेंटिफाई करती हूँ, इसलिए मैंने सर्जिकल हार्मोनल ट्रांजिशन करके लीगली जी, ऑल्सो आई एम ऑन डॉक्यूमेंट्स अ वुमन एंड जी, नॉट अ ट्रांसजेंडर पर्सन। जी, लेकिन अगर हम बात करें, बहुत कुछ ट्रांस पर्सन ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को ना मैन कंसिडर करते हैं ना वुमन, वो अपने आप को ट्रांसजेंडर ही कंसिडर करते हैं। जी, और एक चीज और भी समझनी चाहिए कि ये जो ट्रांजिशन की प्रोसेस है, जिस जी, दौरान सपोज अगर मैं अपनी ही बात करूं तो 1 डेढ़ साल का पीरियड ऐसा रहा कि जब मैं देखने में ना तो पुरुष नजर आती थी ना महिला नजर आती थी, और उस जी, दौरान अगर मैं महिलाओं के टॉयलेट में जाऊं तो शायद वो मेरे लिए मुझे वो एक्सेप्ट ना करें, है ना? या अगर जी, मैं पुरुषों के टॉयलेट में जाऊं तो मुझे हमेशा डर रहे कि वो छेड़खानी हो सकती है। जी, तो उस जी, उस स्टेज में, या वो व्यक्ति जो अपने आप को ना मेल ना फीमेल मानते हैं, उनके लिए कोई जी, चॉइस नहीं है। तो जब हम कहते हाँ, हैं कि हम अगर एक चॉइस दे रहे हैं ट्रांसजेंडर टॉयलेट्स की, तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांस व्यक्ति मेल या फीमेल टॉयलेट्स में नहीं जा फीमेल, सकते, वो ओके, वहां भी जी, जा जी, सकते हैं। लेकिन ये एक एडिशनल चॉइस है कि अगर आप उन दोनों टॉयलेट से कंफर्टेबल ना हो, या लो आपको लगता है कि वायलेंस भी आपके साथ हो सकता है,
तो वो एक जी। तीसरा सेफ ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से, क्योंकि मैम ये चीज मेरे को एकदम उस टाइम पे हिट किया था जब आपने कहा, तो मुझे लगा कि शायद इससे तो हम सोसाइटी से और दूर कर देंगे उनको। जी। अच्छा मैम, एक चीज और मैं आपसे बात करते हुए, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोविड के दौरान आपको नोडल ऑफिसर हैं आप, जैसे आप वहां पे कोविड को देख रहे हैं, तो मैम मैं बिल्कुल अलग हट के बात कर रहा हूँ आपसे। अभी हम कोई जेंडर बायस कुछ ऐसा नहीं हो रहे हैं, हम सिंपली हम एक बात कर रहे हैं कोविड की वैक्सीनेशन के अंदर। मैम कोविड का आपके अगर हम देखें जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रही है, और मैम स्ट्रेंथ चेंज हो गया है, क्योंकि जो वैक्सीन बनी थी मैम वो तो पहले स्ट्रेंथ के हिसाब से बनी थी। मैम इफ यू टॉक अबाउट इन्फ्लुएंजा, तो उसकी वैक्सीन हर साल बनानी पड़ती है। डब्ल्यूएचओ में आपने देखा होगा कि हर 6 महीने वहां पे एक समिट होता है, उसके अंदर वो पूरा डिसाइड किया जाता है कि इस बार कौन सा, हर अगले 6 महीने बाद जो इन्फ्लुएंजा आएगा वो कौन सा, वो एक स्ट्रेंड को छांटते हैं कि ये आने के चांसेस हैं और इसके लिए एक वैक्सीनेशन होना चाहिए और इसके वैक्सीन बननी चाहिए, क्योंकि होने के बाद में वैक्सीनेशन बनाने में तो 6 महीने अलग से लग जाते हैं। दैट अगेन इन हेन शेल, उसके अंदर एग के ऊपर बनता है, वो एग में बना रहे होते हैं वो, इट एटलीस्ट टेक्स 6 मंथ टू प्रिपेयर अ वैक्सीन। तो मैम अगर हम उस सीन को देखें, तो अभी जो हमारी जो वैक्सीन थी वो फर्स्ट स्ट्रेन की थी। अब जो वैक्सीन आ रही है मैम, जो अभी अगर हम कोविड के बारे में बात कर रहे हैं कि वो म्यूटेट हो चुका है, सेकंड स्ट्रेन पे आ चुका है। अभी हम जब तक इसकी वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, एक तीसरा स्ट्रेन वो आ चुका होगा, म्यूटेट कर चुका होगा, क्योंकि तो लगातार म्यूटेट कर रहा है। तो मैम पहला सवाल तो मैम मेरा यही रहेगा कि क्या इस वैक्सीन से जो हमारी जो अब लग रही है, क्या इस नए स्ट्रेन के लिए कुछ हमें बेनिफिट होना है? और दूसरा सवाल मैम, एक चीज और, मैं हो सकता है थोड़ा सा कड़वा आपको लगे, पर मैम आज की तारीख में अगर हम बात करें कि कोविड के एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स 90% हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल घूम रहे हैं, जिनके बारे में कुछ नहीं पता, उनके अंदर कोई सिम्टम्स ही नहीं आए एंड दे आर कोविड पॉजिटिव। और मैम वैक्सीनेशन हुई, उनको अभी वो कोविड पॉजिटिव हैं और बिना टेस्ट हुए उनको कोविड का वैक्सीनेशन दे दिया गया है। तो मैम क्या उनके लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो जाएगा मैम? क्योंकि एक आदमी ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव है और उसको हम कोविड का वैक्सीन एक अलग से दे रहे हैं, एक नया स्ट्रेंड और हमने उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, पुराने वाला अभी नए में था, तो उसके लिए तो मैम और प्रॉब्लम हो सकती है। मैम इन दो चीजों के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मैं वैक्सीनेशन को लेके बहुत ही ज्यादा जज्बाती हूँ, तो उसके बारे में आप जितने भी सवाल पूछेंगे मैं खुशी खुशी जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि इतने ज्यादा इसको लेके अभी फिलहाल कंफ्यूजन है और कुछ तो मिथ्स हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन सवाल भी हैं। और टू बी ऑनेस्ट हमारे पास इन सभी सवालों के एज ऑन डेट जवाब नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे जो लोग बात कर रहे हैं वो सब गलत है या सब मिथ्स हैं, हाँ, लेकिन ये कहूंगी कि हमारे पास अभी हर सवाल का जवाब नहीं है। एंड हम जो है वो कुछ न कहीं गैम्बल भी कर रहे हैं। जहां तक कि वैक्सीन की एफिकेसी का सवाल है, तो नेचुरली जब ट्रायल्स हुए थे और वैक्सीन जनवरी में लॉन्च हुई है इंडिया में, तो वो ओरिजिनल स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 वायरस के ऊपर हुए थे और उसके बाद में म्यूटेशंस हो गए हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग किस्म की म्यूटेशंस हो रही हैं एंड डबल म्यूटेंट स्ट्रेन्स भी अब हम देख रहे हैं कि इंडिया में आ गया है। मगर अगर आप देखें कि जब हम इन वायरसेस का टाइप देख रहे हैं, तो अगर 100 लोगों को आपने महाराष्ट्र, पंजाब या इन सभी जगह के रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, तो 30 या 40% जो है वो म्यूटेंट स्ट्रेन्स निकल के आ रही हैं, जिसका मतलब है कि 60-70% जो है वो अभी भी पुराना वाला वायरस भी सर्कुलेट कर रहा है और उसके साथ में जो न्यू म्यूटेंट स्ट्रेन है वो भी सर्कुलेट कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि पुरानी वाली स्ट्रेन बिल्कुल गायब हो गई है या 100% इम्यूनिटी हमें उसके लिए आ गई है। तो अभी क्योंकि इम्यूनिटी नहीं है तो वो भी सर्कुलेट हो रही है और साथ में न्यू स्ट्रेन भी है। तो अब हम एक साथ दो, जैसे आप समझ सकते हैं कि दुश्मनों से लड़ाई कर रहे हैं। और हमें ये तो पता है कि जो पुराने दुश्मन के लिए हमारे पास हथियार वैक्सीन के फॉर्म में अवेलेबल हैं, हम श्योर नहीं है कि जो न्यू म्यूटेंट स्ट्रेन है उसके अगेंस्ट कितनी इफेक्टिवनेस है। हालांकि अगर हम इन वायरसेस का टाइप देखें, तो क्योंकि स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट ये बनाए हुए हैं और स्पाइक प्रोटीन दोनों में है, तो हमारी ये उम्मीद है कि होगा।
हालांकि यूएस में जो कुछ स्टडीज हुई हैं तो उन्होंने देखा कि जो मॉडर्ना की वैक्सीन है वो न्यू स्ट्रेन के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है, या जो जस्ट जी रिसेंटली एस्ट्राजेनेका की स्टडीज जी आई हैं तो उसमें भी उन्होंने देखा है कि वो म्यूटेंट स्ट्रेन्स के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं। बट इतनी ज्यादा म्यूटेंट स्ट्रेन है और हर हफ्ते हम नए डिस्कवर कर रहे हैं, तो हम ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि सभी म्यूटेंट स्ट्रेन पे अच्छे से इफेक्टिव है। तो ये तो बिल्कुल एक हमें रहेगा कि शायद वैक्सीन को हमको मॉडिफाई करना पड़े। एंड एमआरएनए वैक्सीन में ये एडवांटेज होता है कि वो बहुत क्विकली मॉडिफाई की जा सकती हैं, जी जो फाइजर या जी मॉडर्ना वाली है। जी लेकिन मैं साथ में ये भी कहूंगी कि क्योंकि अभी पूरा जो है वो पुराना वायरस खत्म नहीं हुआ है, और अगर हम वैक्सीन लेनी बंद कर दें और हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाए तो हो सकता है पुराना वायरस फिर से ज्यादा मात्रा में आ जाए। तो जी इसलिए वैक्सीन अगर लगा सकते हैं तो प्लीज जरूर लगाएं। जी दूसरा जो आपका सवाल था कि क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन लोगों में होता है और फिर वो वैक्सीन लगा लेते हैं बिना आरटीपीसीआर किए हुए, तो जी क्या वो एक डबल लोड उनकी बॉडी पे हो जाएगा और उनके जी लिए वो हानिकारक भी हो सकता है। जी देखिए, हमारे देश में 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। जो कोविशील्ड जी है उसमें इट्स अ कैरियर वैक्सीन, यानी कि हम अडीनो वायरस को यूज कर रहे हैं और उसमें स्पाइक जी प्रोटीन है, उसमें पूरा कोविड वायरस नहीं है, यानी कि इस जी वैक्सीन से कोविड इन्फेक्शन नहीं हो सकता। उसी जी तरह जो कोवैक्सीन है उसमें इनएक्टिवेटेड वायरस है और वो इनएक्टिवेटेड वायरस आपको कोविड कॉज नहीं कर सकता, बस उससे इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। तो चाहे जी कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, इन दोनों से आपको कोविड इन्फेक्शन नहीं होगा। तो अगर आपको प्रीवियस कोविड इन्फेक्शन है भी तो इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वैक्सीन की वजह से जो आपको फीवर आ रहा है उसकी वजह से आपका फीवर और ज्यादा बढ़ जाए और आपकी तबीयत जी थोड़ी और नासाज हो जाए, लेकिन उससे कोई डबल कोविड इन्फेक्शन हो जाएगा या ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि ये लाइव वायरस नहीं है। जी। अच्छा मैम, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी इसी दौरान हमने कुछ वीडियोस भी देखे हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट सर्जन हैं, उनके वीडियोस थे जो कि हमारे पास में आए हैं। उसमें उन्होंने कहा कि एक सीआरपी टेस्ट, अगर आप 100 रुपए का सीआरपी अगर आप टेस्ट करा लें तो आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि वो जो इन्फ्लेमेशन है वो ट्रिगर ना हो जाए। कोई भी ट्रिगर करने वाला मेडिसिन जो है, कोई भी वैक्सीन अगर हम देखें, वो जरूरी नहीं है कि कोविड के बारे में बात करें, उन्होंने कहा कि कोई भी वैक्सीन या कुछ भी ऐसी मेडिसिन जो ट्रिगर कर दे तो क्लॉटिंग होने के चांसेस हो जाते हैं, और क्लॉटिंग होगी तो फिर आपको चांसेस हो जाते हैं कि आपको वापस हार्ट अटैक होने के चांस हो जाते हैं। लाइक मुंबई के एसीपी जो इसके के पर्टिकुलर एक एरिया है जो जहाँ पे बहुत ज्यादा है, दादर और समथिंग, वहां पे वैसा हुआ था, जिसके वो एसीपी थे जो वहां पे पूरा उसको संभाला था, उन्होंने उसको कवर किया था। उन्होंने बताया कि उनकी डेथ हो गई है, हार्ट अटैक हो गया है सेकंड डोज लेने के 2 दिन बाद ही। तो मैम, धारावी के जो वो थे एसीपी, दादर बोल रहा था मैं, धारावी वाली, तो मैम उनका वर्जन ये था कि हमारे को एक सीआरपी करा लेना चाहिए, और सीआरपी अगर 1 से ऊपर है तो हमारे को उस टाइम पे वैक्सीनेशन की नहीं लेना चाहिए। तो मैम आपको क्या लगता है कि ये उनकी बात ठीक है? मैं पब्लिक हेल्थ से आती हूँ और मेरा हमेशा ये ग्रीवेंस रहा है अनफॉर्चुनेटली कि जो हमारे टीवी न्यूज स्टूडियोज में वैक्सीन या कोविड, जो कि एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, उस पर बात करने के लिए अक्सर कार्डियोलॉजिस्ट या सर्जन आते हैं। और मैं ये बिल्कुल खुल के बोलूंगी कि अनफॉर्चुनेटली जो कार्डियोलॉजिस्ट या सर्जन मेदांता जैसे जगहों पे प्रैक्टिस करते हैं और वो आकर जब टीवी न्यूज स्टूडियो में बात करते हैं तो वो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल ही वाकिफ नहीं है। अगर वो आज किसी भी देश के बिहार में, यूपी में, झारखंड में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाके देखें जहां वैक्सीनेशन हो रही है, वहां पे अमित जी इवन स्पुटम एफबी ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए कई बार अवेलेबल नहीं है होता। डिलीवरीज करवाने के लिए जो है सही साधन उपलब्ध नहीं है। जी ऐसे जी में ये पब्लिक मैसेज देना कि हर कोई आप सीआरपी करके ही वैक्सीन लगाएं, तो ये जी बिल्कुल ही जो है पॉसिबल नहीं, और इसके लिए कोई साइंटिफिक रीजनिंग भी नहीं है। देखिए, सीआरपी नेचुरली इन्फ्लेमेशन जो है वो आपको बता सकता है, और इवन क्लॉटिंग को लेके जितना डर है, मैंने खुद ने वैक्सीन लगाई और 10 करोड़ लोग जो है इंडिया में अब तक वैक्सीन लगा चुके हैं। कितने क्लॉटिंग के केसेस हमने देखे हैं। इवन WHO और इवन द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जो है उसने भी कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं कि अब तक क्लॉटिंग जो है वो एग्जैक्टली वैक्सीन से हो रहा है या नहीं हो रहा। उन्होंने उसको एक रेयर साइड इफेक्ट ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन इस तरह से लिखने के लिए कहा हुआ है। और ये
अक्सर एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में या महिलाओं में बिलो 50 इयर्स में हम देखने को कह रहे हैं। तो अगर जैसे इनके मरीज हैं, कार्डियक पेशेंट्स हैं, या जिनका जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या जिनको दूसरे इश्यूज हैं क्लॉटिंग को लेके, अगर उनके लिए वो कहें तब तो ये बात ठीक भी लगती है। लेकिन ये कहना कि हर कोई ये करे, और सीआरपी इतना सस्ता नहीं होता, 100 रुपए जो उन्होंने कहा है, अगर वो रियलिटी देखें लैब्स की तो वो बिल्कुल इतना सस्ता नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये मैसेज की वजह से लोग जो है ना अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं और इतने भ्रम में हम देख रहे हैं। मैं तो वैक्सीनेशन सेंटर चलाती हूँ, लोग जो हैं बिल्कुल उनके घर में कोविड हो जा रहा है, लोग आईसीयू में पहुंच रहे हैं लेकिन वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, जैसे उनको ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सा जहर का इंजेक्शन हम उनको दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये हमारे डॉक्टर्स की भी थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी है कि इतना व्हाट्सएप पे आजकल हम चीजें पढ़ के बिना उसमें इन्वेस्टिगेट किए उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो मैं नहीं बिल्कुल एग्री करती हूँ जो इन्होंने कहा। तो मैम हम तो बेसिकली पब्लिक को यही बताने के लिए, क्योंकि आप कोविड को आप नोडल ऑफिसर हैं और सही मायने में जो आप देख रहे हैं वो कोई और डॉक्टर को हम कहें कि वो उसको नहीं फेस कर रहे जो आप फेस कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। इंडिया के और इंडिया जैसी और कंट्रीज के अंदर हम देखें तो किस तरीके से मैनेज करना, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी हो जाती है और उसके बाद में भ्रम की स्थिति अगर बन जाए तो एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। वो बीच में जब वैक्सीनेशन शुरू हुई थी तब भी बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई थी कि इसको लगने के बाद में इम्पोर्टेंसी डेवलप हो जाएगी, इसको लगने के बाद में ये हो जाएगा। तो वो खैर रूल आउट होती जा रही है, धीरे धीरे लोगों को लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैम और इवन जो हम देखते हैं कि जैसे अखबारों में खबर आ जाती है कि गंगाराम के इतने डॉक्टर्स ने वैक्सीन लगाई थी फिर भी उनको कोविड हो गया, या लखनऊ के एक अस्पताल में 40 डॉक्टरों को कोविड हो गया जिन्होंने वैक्सीन लगी के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो देखिए ये कोविड जो वैक्सीन हैं, हम कह रहे हैं जैसे कोविशील्ड की अगर हम बात करें तो 70% इफेक्टिव है, या कोवैक्सीन की बात करें तो 80% इफेक्टिव है। तो हमको ये समझना होगा कि 20 से 30% लोग जो वैक्सीन लगा रहे हैं उनको कोविड हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन सब में माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है, वो आईसीयू में नहीं पहुंच रहे हैं, उनकी डेथ नहीं हो रही है। तो सिर्फ इन्फेक्शन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बुखार और जुकाम ही तो हो रहा है, आप ये सोचिए कि वो आपको मौत से बचा रहा है, और ये कोई अखबार जो है वो उसको हाईलाइट नहीं कर पा रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो ये काफी भ्रम का माहौल इस वक्त फैला हुआ है। जी मैम एक चीज और मैं आपसे बस मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को मजा आ रहा है आपसे बात करने में, क्योंकि मेरी बहुत सारी मेरी वो जो थी वो दूर हो रही है। मैम सरकारी अस्पताल में एक चीज ये बहुत पहले से ये देखी गई है, लाइक इन केस ऑफ अदर वैक्सीन, अगर हम बात करें कि लाइक एंटी रेबीज वैक्सीन के बारे में बात करें तो मैम ज्यादातर ये सुनने में आया है कि कोल्ड चेन मेंटेन नहीं रहता है, कि वो कोल्ड चेन अगर मेंटेन नहीं है और वो अगर सपोज बाहर पड़ी रही, कि वो पहले वेयर हाउस में पड़ी थी वैक्सीन, उसके बाद में वो वैक्सीन जो है वो जब ट्रेवल करके ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो गर्म होती रही, तो वो इन ऑल जो है वो आके वैक्सीनेशन जो है वो बेकार है। इट्स जस्ट लाइक कि आपने एक डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन का ले लिया है 2 ml का शॉट, और उसका कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं। इसीलिए लोग बाग प्राइवेट जगह से, सपोज अगर हम इंजेक्शन के बारे में बात करें, लाइक इन केस ऑफ रेबिपुर, वीरोरैब, अभयरब, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एंटी रेबीज वैक्सीनेशन के लिए लोग बाग प्रेफर करते हैं कि हम प्राइवेट उससे लें और उसको जाके हम लगवाएं, ना कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से। अभी जो वैक्सीनेशन हो रहा है मैम वो टोटल गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है, तो मैम क्या वो कोल्ड चेन मेंटेन हो पा रही है? क्योंकि व्यवस्था तो वही है, हमारे डॉक्टर्स ने मिरेकल करा, हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरीके के टेस्ट निकाले हैं वो अगेन मिरेकल था कि हम लोग, हमारे डॉक्टर्स ने फिर से प्रूव कर दिया कि हम लोग सही में वी हैव गॉट द ब्रेन। इंडियंस के पास में, इंडियन डॉक्टर्स के पास में इतनी कम फैसिलिटीज होते हुए भी हम लोग और देशों से ऊपर हैं। पर क्या वो व्यवस्था वहां जहां फैक्ट्री, जहां वैक्सीन बनी है और वहां बिल्कुल लास्ट पे, बिल्कुल ग्राउंड पे, जहां पे ग्राउंड जीरो हम बात करें कि छत्तीसगढ़ आ गया, वहां के जो लोगों के सेंटर पे जहां पे वैक्सीन पहुंच रही है, क्या वहां तक वो कोल्ड चेन मेंटेन हो पा रही होगी? बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछा है, आई एम वेरी हैप्पी कि हम अब डेप्थ में जा रहे हैं वैक्सीनेशन की। कोल्ड चेन जो है वो बिल्कुल एक बैकबोन है पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का। एंड हालांकि आज जो है सडनली हमारे समाज की रुचि वैक्सीनेशन के बारे में बढ़ गई,
क्योंकि कोविड की वैक्सीन इतनी ज्यादा चर्चा में है कि एक छोटे बच्चे से लेके 90 साल के बुजुर्ग को भी पता है कि वैक्सीन क्या जी होता है। जी लेकिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया में कोई नया नहीं है। हम कई दशकों से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, जी बच्चों में, प्रेग्नेंट फीमेल्स में, एडोलेसेंट्स में। जी और जी इंडिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला पल्स पोलियो का, जी जिसमें करोड़ों करोड़ों बच्चों को हम कुछ घंटे के अंदर एक रविवार में जो है वो वैक्सीन देते थे। जी और ये भी जी पोलियो वैक्सीन जो है ये, इसको भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखना होता था, और जो जी कोवैक्सीन या कोविशील्ड है उसके लिए भी सेम टेम्परेचर है। तो जी फॉर्चुनेटली हमारे पास वो कोल्ड चेन का एक बैकबोन ऑलरेडी मौजूद था, जिसको हम यूज कर सकते थे। उसके अलावा पिछले कुछ एक दशक में मैं ये कहूंगी कि काफी टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिसकी वजह से हमारा कोल्ड चेन सिस्टम मजबूत हुआ है। हम यूज करते हैं इवन एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, जिसके जी तहत मॉनिटर्स लगाए हुए हैं सभी जो है आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर्स जिसमें हम वैक्सीन रखते हैं उनके अंदर, जिसकी जी वजह से अगर वो टेम्परेचर 8 डिग्री के ऊपर हो जाता है या 2 के नीचे चले जाता है तो सेंट्रल जो यूनिट है उसको अलार्म पहुंच जाता है और वो उस ओके चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा सभी वैक्सीन, देखिए एक रिकमेंडेड टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री में रखना, लेकिन अगर वो जी 10 पे भी पहुंच जाए या 15 पे भी पहुंच जाए और कुछ घंटे रहे तो ऐसा नहीं है कि वो वैक्सीन इनइफेक्टिव हो जाती है। ये इसलिए जी टेम्परेचर दिया जाता है ताकि लॉन्ग टर्म स्टोरेज में उसकी पोटेंसी खराब ना हो। लेकिन अगर जी कुछ घंटे वो इधर उधर बाहर रह जाए तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन इनइफेक्टिव हो जाती है। जी और ये हम कहें कि अगर पुराना सिस्टम ही है तो ये बिल्कुल इनजस्टिस होगा, क्योंकि इस दौरान हमने खुद ने देखा है कि कितने ज्यादा कोल्ड चेन नेटवर्क को एक्सपांड किया गया। जी जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, तो एक पूरा नया जी कोल्ड चेन का सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में। उसके जी अलावा बहुत सारे अस्पतालों ने आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स, ड्राई जो हैं ये डीप फ्रीजर्स की खरीदी की। तो एक जी बहुत ही ज्यादा सिस्टम इम्प्रूव हुआ है। मैं खुद एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हूँ और मेरी पढ़ाई पूरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से हुई है, और मैं जी दोनों सिस्टम से बहुत ही अच्छे से वाकिफ हूँ। तो मैं ये कहूंगी कि शायद एक बार मैं प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर में चाइल्डहुड वैक्सीनेशन के लिए थोड़ी डरूं कि पता नहीं कोल्ड चेन ठीक से मेंटेन हुआ या नहीं। लेकिन अगर अर्बन एरिया में कोई गवर्नमेंट अस्पताल हो तो मुझे वो डर नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है कि वहां पे बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग और की जाती है। जबकि कई बार प्राइवेट जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं जिनसे आप अपने बच्चों को वैक्सीन लगा रहे होते हैं, वो एक नॉर्मल जी फ्रिज में रखते हैं जिसका कोई पावर बैकअप नहीं होता। जी तो जी हमारा जहां तक बाकी पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है उसमें बहुत खामियां हैं, लेकिन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉर्चुनेटली इंडिया में पिछले कुछ सालों में काफी स्ट्रांग हुआ है। और पल्स पोलियो जी प्रोग्राम की जो सक्सेस है वो खुद इसको दर्शाती है कि हमने कितने अच्छे से कर पाए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमको विश्वास रखना होगा। हाँ, आपकी बिल्कुल एक राइट है कि आप चेक करें अस्पतालों में कि वो अपना कोल्ड चेन ठीक से रख पा रहे हैं या नहीं, और इसके लिए सवाल उठाते रहें, ये आपका जी अधिकार है। जी लेकिन साथ जी ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि जितना मैं देख रही हूँ फिलहाल तो संतोषजनक ही है। जी जी मैम। तो मैम आज का सेशन हम यही अभी इसको इतिश्री करते हैं, और आपसे बात करके मैम शायद मैं आज तक के जितने भी इंटरव्यू हुए हैं मैं खुल के बोल सकता हूँ कि ये मेरा सबसे अच्छा, और जिसमें सबसे ज्यादा मुझे बहुत बहुत मजा शुक्रिया। आया और सबसे ज्यादा मुझे खुशी हुई आपसे बात करके हुई। मैम हैट्स ऑफ टू यू। और थैंक यू। मैं हमेशा से चाहूंगा कि मैम हम रेडियो मेरी आवाज आपके लिए कभी भी किसी भी समय आपके लिए कुछ कर पाए तो हम अपने आप को ऑब्लाइज फील करेंगे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो मेरी सेम आवाज को सेम अपना यार, कीमती समय मैं देने। भी यही कहूंगी कि अक्सर जो है ना खुल के बात करने का जब मौका मिलता है जी तो उसका एक मजा अपना ही होता है। तो जी फॉर्चुनेटली मुझे कोई झिझक नहीं थी आज बात करने में। एंड ना कि हमने सिर्फ ट्रांस इश्यूज पे बात की बल्कि वैक्सीनेशन की भी बात की, और दोनों ही मुद्दे मेरे लिए बहुत ही पर्सनल है, बहुत ही क्लोज टू हार्ट हैं। तो थैंक यू फॉर दिस जी अपॉर्चुनिटी एंड इवन आई थैंक एंजॉयड इट। थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू।